नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की मैथमेटिक्स की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर वाइज। मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर के PYQ करवाऊंगा आपको। 2011 से लेके अब तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। और सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का, कि अनुपात समानुपात से संबंधित रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड अब तक एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और इन सब प्रश्नों की सीरीज हम सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं हर एक चैप्टर के PYQs करवाऊंगा। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, पूरा डिस्क्राइब, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको डिस्क्राइब कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज भी मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन पे। और आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4800 रुपयों को A, B तथा C के बीच में 6:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो A और C के हिस्से में कितने का अंतर है। आपको डिफरेंस बताना है A एंड C के हिस्से में। A और C में कितने का अंतर है आपको ये बताना है। इसके लिए प्रश्न ने क्या कहा, 4800 रुपए, टोटल अमाउंट कितना है 4800, और A, B और C के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। बांटने के लिए इनके बीच में जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात कितना है 6:5:4। हमें 6:5:4 के अनुपात में इनको बांटना है। तो आपको A और C को प्राप्त धनराशि के बीच में अंतर बताना है कि कितना का अंतर आएगा। तो देखिए जरा गौर से। सबसे पहले अनुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिए। A, B और C तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों का अनुपात, तो A, B और C इन तीनों के बीच जो अनुपात है वो 6:5:4 है। और कुल राशि कितनी दे रखी है, टोटल अमाउंट जो हमारे पास है वो कितना है 4800 रुपीज, यानी 4800 रुपये। मैंने आपको बताया था कि अनुपात समानुपात से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, किसी भी अमाउंट को, किसी भी चीज को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो बांटने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनुपात। और अगर अनुपात आपके पास है तो आपको भी बिल्कुल वही कार्य करना है जो क्वेश्चन ने कर रखा है। अगर प्रश्न वाले ने योग दिया है तो आपको भी अनुपातों का योग करना है, योग का योग में भाग देना है, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर देना है। अगर प्रश्न वाले ने अंतर दिया है तो आपको भी अनुपातों का अंतर करना है, अंतर का अंतर में भाग देना है, एक अनुपात का मान आएगा और अनुपातों से गुणा कर देना है। जैसी वैल्यू प्रश्न ने दे रखी है आप भी अनुपातों की वैसी ही वैल्यू फाइंड करोगे। जैसा कार्य क्वेश्चन ने किया है वही कार्य आपको करना है। प्रश्न वाले की नकल करनी है, उसको फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। और किसी भी प्रश्न में अगर एक अनुपात का मान आपके पास है तो आप उस प्रश्न में कितने भी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हो। एक अनुपात का मान आते ही अनुपातों से गुणा कर दीजिए, जिस भी अनुपात से गुणा करोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए A, B और C तीनों का अनुपात है, टोटल अमाउंट यानी कुल राशि है। अब यहाँ इन तीनों में ये टोटल अमाउंट जो है, कुल राशि जो है, इसको बांट दीजिए। अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। हमारे अनुसार इन तीनों का योग कितना बन रहा है, तो 15 अनुपात। हमारे अकॉर्डिंग इनके पास टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 15 रेशियो। और क्वेश्चन कह रहा है कि 4800 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब हमारे 15 अनुपातों का मान इनके 4800 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4800/15। सॉल्व कर दो, 15 × 45 और 3 30, 15 दूना 30, 320 रुपए। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 320 रुपए। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब अगर आपको तीनों की अलग अलग धनराशि ज्ञात करनी है, तीनों के हिस्से ज्ञात करने हैं, अगर आपको तीनों के सेपरेटली पार्ट फाइंड करने हैं तो इस एक अनुपात की वैल्यू का किसी भी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। एक अनुपात के मान का किसी भी अनुपात से गुणा करोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। 320 का 6 से गुणा करोगे तो एक ही राशि आ जाएगी।
320 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे बी का अमाउंट आ जाएगा, 320 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सी का अमाउंट आ जाएगा। तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उसी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? नहीं, हमें तो क्या फाइंड करना है, ए और सी के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। प्रश्न ने क्या कहा है, ए और बी के बीच में अंतर बताइए। तो हमें ए और सी का डिफरेंस फाइंड करना है, अंतर पता करना है। तो हम अंतर पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, अंतर हम डायरेक्ट यहां से, डिफरेंस हम डायरेक्ट यहां से फाइंड कर लेंगे। ए और सी का डिफरेंस चाहिए तो यहां रेशियो में देखिए, अनुपात में देखिए, ए और सी के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। ए के पास अनुपात है 6 और सी के पास है 4, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, तो 2 का। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 अनुपातों का। तो हमें 2 अनुपातों का मान ज्ञात करना है। अगर हम 2 अनुपातों का मान ज्ञात कर लेंगे तो वो अंतर के बराबर होगा, क्योंकि ए और सी का अलग अलग हिस्सा निकालें और उसके बाद उनको घटाएं तो भी अंतर आ सकता है, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इनका अंतर चाहिए और अंतर के लिए हम अनुपातों का अंतर देखेंगे। प्रश्न ने ए और सी के बीच में डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस है कितने का, 2 अनुपातों का। अब एक अनुपात का मान 320 है तो 2 अनुपातों का मान ज्ञात कर दीजिए, और 2 अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए 2 अनुपातों का मान। तो एक का मान अगर 320 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 640 रुपए। तो ये आ गया अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितने का रहेगा, 640 रुपए का। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों के बीच में अंतर 2 अनुपातों का है और 2 अनुपातों का मान 640 रुपयों के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। अगर सबको अच्छे से समझ में आया है क्वेश्चन तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल की क्लास में भी किया था। ए बी का अलग मान दे रखा है, बी सी का अलग मान दे रखा है, हमें ए सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले यहां से ऐसा मत कर देना कि ए की वैल्यू यहां से उठा लो और सी की वैल्यू यहां से उठा लो और ए और सी का मान बता दो 4 अनुपात 7। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे ही टुकड़ों में अनुपात आ जाए तो सबसे पहले इनको एकल अनुपात में व्यवस्थित करना है। अगर यहां टुकड़ों में अनुपात है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का इकट्ठा अनुपात पता करना पड़ेगा और उसके बाद ए और सी की वैल्यू को कंपेयर करना है। ए और सी के मानों का हमें तुलना करनी है। तो यहां ए बी और सी इन तीनों का एक साथ मान चाहिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। ए बी के नीचे ए बी का मान रखिए, ए बी का मान है 4 अनुपात 5। बी सी का मान रखिए, बी के नीचे पहले से 5 है तो अब की बार मान थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 6 अनुपात 7। अब मैंने 2 मेथड बताए थे कल की क्लास में, एक तो उल्टे एन का निशान लगा सकते हो और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो आप यहां खाली स्थानों को भरते हुए फिल इन द ब्लैंक्स पड़ोसियों का यूज करते हुए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। जिस संख्या के आगे और पीछे का स्थान खाली होता है उसी संख्या को रिपीट कर देते हैं, पुनर्भरण कर देते हैं। तो 5 के आगे का स्थान खाली है, 5 को दोबारा रिपीट कर दो। 6 के इस तरफ का स्थान खाली है तो 6 को ही रिपीट कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। अगर गुणा करोगे तो 6 का 4 से गुणा करोगे 24, 6 का 5 से गुणा करोगे 30 और 5 का 7 से गुणा करोगे 35। अगर ये संख्याएं कटती है तो काट दीजिए। अब ये 6 से कटेगा, ये 6 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करें, यही हमारे पास ए बी और सी का एकल अनुपात है। जैसे ही ए बी और सी का एकल अनुपात आ गया, अब आपको करना क्या है, हमें ए अनुपात सी पता करना है। तो ए की वैल्यू जो कि 24 यानी 24 है और सी की वैल्यू जो कि 35 यानी 35 है। तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, 24 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप से करना है, कहीं सीधा ए और सी का रेशियो मत उठा लेना, अनुपात मत उठा लेना, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आपने ए और सी का रेशियो देख के 4 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर 1 कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको पहले ए बी सी की इकट्ठी वैल्यू फाइंड करनी है, एक साथ एकल अनुपात याद करना है। जैसे ही एकल अनुपात आ जाए तो अब यहां से ए और सी की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सुनील और राजीव के भागों में 3:2 का अनुपात है। एक सुनील है एक राजीव है और दोनों के पार्ट्स जो हैं उनका रेशियो दे रखा है 3:2। और प्रश्न कह रहा है कि यदि सुनील का भाग राजीव के भाग से 500 रुपए अधिक है, सुनील जो है वो राजीव से 500 रुपए ज्यादा लेके बैठा है, तो राजीव का भाग कितना होगा। तो सुनिए ध्यान से, प्रश्न ने क्या कहा, एक तो सुनील है और एक राजीव है। सुनील और राजीव का अनुपात जो है वो 3:2 है। अब प्रश्न कह रहा है कि सुनील के पास ज्यादा पैसे हैं, सुनील के पास ज्यादा पैसे हैं, अधिक है किसके पास, सुनील के पास। और कितने अधिक हैं, तो कितने ज्यादा हैं, 500 रुपए। प्रश्न ने कहा सुनील के पास 500 रुपए ज्यादा है। और ये बात हम भी जानते हैं कि सुनील के पास पैसे ज्यादा होंगे, सुनील का हिस्सा ज्यादा होगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि सुनील का अनुपात ज्यादा है और जिसका अनुपात ज्यादा होता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। जिसके पास ज्यादा अनुपात होते हैं उसके मान भी अधिक होते हैं, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो यहां सुनील के पास इस राजीव से ज्यादा अनुपात है, तो राजीव से अगर ज्यादा अनुपात लेके बैठा है तो पैसे भी इसके पास ज्यादा होंगे। अब प्रश्न वाला कह रहा है 500 रुपए ज्यादा है, लेकिन हमारे पास देखिए अनुपातों में ये सुनील इस राजीव से कितने ज्यादा लेके बैठा है, तो हमारे अनुसार इस सुनील के पास इस राजीव से कितने अनुपात ज्यादा है, 1 अनुपात। तो हमारे अनुसार इनका डिफरेंस अंतर कितने का है, 1 अनुपात का। लेकिन प्रश्न वाला कितने का बता रहा है, 500 रुपए का। इसका मतलब हमारे 1 अनुपात का मान इनके 500 रुपयों के बराबर है। अगर 1 अनुपात का मान आपके पास आ गया, आप किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको सुनील की राशि चाहिए, सुनील का हिस्सा ज्ञात करना है, तो सुनील के पास अनुपात है 3, 1 अनुपात का मान है 500, तो 3 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 1500। राजीव का हिस्सा चाहिए, तो राजीव के पास अनुपात है 2, 1 अनुपात का मान 500 है, तो 2 अनुपातों का मान 1000। तो ये दोनों की अलग अलग धनराशि है। अब प्रश्न वाले ने क्या पूछा है, तो प्रश्न वाले ने पूछा है राजीव की राशि। तो राजीव के पास अमाउंट कितना है, 1000 यानी 1000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजीव का हिस्सा कितना होगा, 1000 रुपए। यहां देखिए मैंने आपको बताया था कि अनुपात से संबंधित प्रश्नों में जैसा कार्य प्रश्न वाले ने किया है वही कार्य हमें करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब प्रश्न वाला अगर योग करता है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। अगर प्रश्न वाले ने अंतर दे रखा है तो हम भी अनुपातों का अंतर देखेंगे। यहां क्वेश्चन ने दोनों का डिफरेंस दे रखा था, तो हमने भी अनुपातों का अंतर किया। हमारे अनुसार अनुपातों का अंतर कितना है, 1 अनुपात। अब हमें कैसे पता चला कि उसने अंतर दे रखा है, तो जब भी कम या ज्यादा की बात हो जाए, मोर देन या लेस देन की कंडीशन आए, तो इसका मतलब है वो डिफरेंस है, वो क्या है, अंतर है। तो प्रश्न ने कहा सुनील के पास ज्यादा राशि है राजीव से, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर। तो यहां प्रश्न में अधिक या कम की बात की होती है तो वहां अंतर होता है। प्रश्न कह रहा है सुनील के पास राजीव से 500 रुपए ज्यादा है, यानी दोनों के बीच में 500 का अंतर है। प्रश्न ने अंतर दिया है तो हमने भी अनुपातों का अंतर निकालिया, अंतर का अंतर में भाग दिया, 1 अनुपात का मान आया, अनुपातों से गुणा कर दिया, दोनों की अलग अलग राशि आ गई। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, 400 रुपयों को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। 400 रुपए की राशि है, ए और बी के बीच में बांटना है 3:5 के अनुपात में। ए के भाग में बी के भाग में कितना अंतर है, ए और बी के बीच में डिफरेंस बताना है। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:5 में। राशि बांटनी है 3:5 में और अमाउंट टोटल है कितना, कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि दे रखी है 400 रुपए। अगर प्रश्न वाले ने कुल योग दे रखा है तो हमें भी दोनों का योग करना है। हमारे अनुसार इन दोनों का योग कितना है, तो हमारे अनुसार इन दोनों के पास 8 अनुपात होने चाहिए, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि नहीं, इनके पास तो 400 रुपए है। हमारे अनुसार 8 अनुपात होने चाहिए, प्रश्न वाला कह रहा है 400 रुपए है। इसका मतलब हमारी 8 रेशियो की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 400 के। 8 अनुपातों का जो मान है वो किसके बराबर है, 400 रुपयों के। तो अगर 8 अनुपातों का मान आपके पास है तो 8 अनुपातों का मान 400 रुपयों के बराबर होना चाहिए। तो तुरंत 1 अनुपात का मान निकाल लो। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 400 में 8 का भाग दे दो, 50 रुपए। जैसे ही 1 अनुपात का मान आ गया,
अब हम क्या करते हैं, किसी भी अनुपात से गुणा करते हैं तो उसी की वैल्यू आ जाती है। अगर हमें इन दोनों का अलग अलग हिस्सा चाहिए, अगर हमें सेपरेटली इनका पार्ट फाइंड करना है तो हम 1 रेशियो की वैल्यू का इन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें इनका अलग अलग हिस्सा चाहिए तो एक अनुपात के मान का इनके अनुपातों से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें इन दोनों का अलग अलग हिस्सा चाहिए? क्या हमें इनका अमाउंट फाइंड करना है? क्या नहीं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है? ए और बी के हिस्सों में अंतर, ए और बी के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो हम भी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ए और बी के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, अंतर पता करना है। तो यहां देखिए ए और बी के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 अनुपातों का। ए और बी के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 अनुपातों का। तो अगर हमें अंतर पता करना है तो इसका मतलब 2 अनुपातों का मान पता करना है। एक अनुपात का मान 50 रुपए है तो 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो ए और बी के बीच में अंतर कितने रुपयों का होगा? 100 रुपयों का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है। चलो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रोपोर्शन का रूल है, समानुपात का नियम है और समानुपात के नियम से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखिए कैसे करेंगे। समानुपात का रूल मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन का जो रूल होता है वो कितने टर्म्स पे अप्लाई होता है? 4 टर्म्स पे। 4 टर्म्स होती है उन पे अप्लाई होता है। और प्रोपोर्शन का रूल कहता क्या है? 4 पदों पे लागू होता है। और ये समानुपात का नियम क्या कहता है? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके? आउटर टर्म्स के मल्टीप्लाई के। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है, तृतीय अनुपाती है। तो क्वेश्चन क्या रहा है? 1/63 इज टू 1/21 x इज टू 1/8। इस पे अप्लाई कर दो क्या? प्रोपोर्शन का रूल। और प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करोगे तो मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दो। मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/21 इंटू एक्स इक्वल टू 1/8 इंटू 1/63। अब इस 1/21 को उधर भेज दो। हमें x का मान चाहिए तो 1/21 को उधर भेज देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहां पहले से 1/8 गुना 1/63 ये तो बैठा ही है। जब ये 1/21 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये पलट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग वाली संख्या इधर जाएगी तो गुणा में और गुणा वाली संख्या इधर जाएगी तो भाग में। तो ये 1/21 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 21/1 यानी पलट जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी साइड जाके क्या करता है? डिवाइड में चला जाता है। और जो डिवाइड में होता है वो इक्वल के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में चली जाती है और जो संख्या भाग में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चली जाती है। तो यहाँ 1/21 को इधर भेजोगे तो 21/1 बन जाएगा। सॉल्व कर लो। 21 दिया 63, ऊपर क्या बच गया? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर बच गया 1 और भाग में क्या बच गया? 8 का 3 से गुणा कर दो 24। 8 का 3 से गुणा करोगे 24। तो आंसर 1/24। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या आएगा? 1/24। ये आपका उत्तर आ गया है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/24, 1/24। इस प्रकार से आप प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने कल बताया था कि प्रोपोर्शन के यूजेज क्या क्या होते हैं, समानुपात के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। और सबसे फर्स्ट यूज जो होता है, सबसे पहला अनुप्रयोग जो होता है वो मिसिंग टर्म को फाइंड करना होता है, लुप्त पद को ज्ञात करना होता है। और वो लुप्त पद प्रथमानुपाती हो सकता है, द्वितीय अनुपाती हो सकता है, तृतीय अनुपाती हो सकता है, चतुर्थानुपाती हो सकता है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो, सेकंड प्रोपोर्शनल हो, थर्ड प्रोपोर्शनल हो या फोर्थ प्रोपोर्शनल हो या मीन प्रोपोर्शनल हो यानी मध्य अनुपाती हो, तो आप प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोपोर्शन का रूल क्या कहता है? मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई आउटर टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं में जो अनुपात है वो कितना है, 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो वह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो बताइए वे संख्याएं कौन सी है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं में 3:7 है और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो ये 5:9 हो जाता है। अब ये भी प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, ये भी प्रोपोर्शन का यूज ही है, ये भी समानुपात का ही प्रश्न है, यहां भी समानुपात के अनुप्रयोग है। जब भी प्रत्येक पद में कुछ जोड़ने से नया पद बन जाए या नया अनुपात बन जाए तो उस कंडीशन में हम समानुपात का रूल यूज करते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ एक डायरेक्ट अप्रोच भी होती है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। आप डायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो और प्रोपोर्शन का रूल भी। अगर आप यहाँ प्रोपोर्शन का रूल यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है इसी को संख्याएं मान लो, जो अनुपात दे रखा है इन अनुपातों को ही संख्याएं मान लो और संख्याएं मान के सॉल्व कर दो। कैसे, मान लेते हैं हमारी पहली संख्या फर्स्ट नंबर, सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर 3x है और सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या, मान लीजिए दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 7x है। सबसे पहले प्रोपोर्शन का रूल बताता हूं, समानुपात का नियम बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। तो सुनिए, पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है। अब जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। हमने 3x और 7x ही क्यों माना, क्योंकि अनुपात 3:7 है। जो अनुपात दे रखा है उसी को संख्याएं मान ली। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे कैलकुलेशन कर दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रत्येक पद में 6 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो। तो ये लोग पहली संख्या है 3x, इसमें भी 6 जोड़ दो और दूसरी संख्या है 7x, इसमें भी 6 जोड़ दो। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करना है। हमने पहली संख्या में भी 6 जोड़ दिया और दूसरे में भी 6 जोड़ दिया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि अब इसका अगर अनुपात निकालोगे, तो ये लो हमने अनुपात निकाल दिया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 5:9 के बराबर होना चाहिए। तो किसके बराबर होना चाहिए, 5:9। समानुपात का रूल लगा दो। समानुपात का नियम कहता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। सॉल्व कर दो। 5 का 7 से गुणा करोगे तो 35x, 5 का 6 से गुणा करोगे तो 30 बराबर 9 का 3 से गुणा करोगे तो 27x प्लस 9 का 6 से गुणा करोगे 54। अब यहां से x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लो और पूर्ण संख्याओं को एक तरफ रख लो। तो यहां बैठा है 35x, ये प्लस का 27x इधर आएगा तो माइनस का बराबर यहां बच गया 54, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का। सॉल्व कर दो। 35 में से 27 घटा दो तो कितने बच गए, 8x बराबर 54 में से 30 घटाइए तो बच गए 24। 8x का मान 24 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/8 और 24 में 8 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 3। जैसे ही x का मान आ गया 3 तो यहां मान रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों नंबर्स आ जाएंगे, दोनों संख्याएं आ जाएगी। पहली संख्या हमने क्या मान रखी है, 3x, तो 3 गुणा x, x का मान कितना है 3, तो पहली संख्या 9 है। दूसरी संख्या हमने क्या मान रखी है 7x, x का मान 3 है तो 7 या 21, ये है वो दोनों संख्याएं 9 और 21। प्रश्न ने पूछा है कि बताइए वे संख्याएं कौन सी हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही उत्तर है, 9 और 21 वो दोनों संख्याएं हैं। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच देखिए, जो इसमें डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई होती है। डायरेक्ट अप्रोच हम क्या अप्लाई कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, तो जो अनुपात दे रखे हैं प्रश्न वाले ने उन्हीं अनुपातों को पहले ऊपर लिखना है। तो अनुपात कितना दिया है, 3:7, और जो दूसरा अनुपात दे रखा है उसको नीचे लिखिए। ये अनुपात हो कितना जाना चाहिए, 5:9। प्रश्न ने कहा है पहले से अनुपात कितना है, 3:7, और ये अनुपात हो कितना जाना चाहिए, 5:9। लेकिन ऐसा क्यों हो जाना चाहिए, 3:7 से ये 5:9 क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रत्येक पद में 6 जोड़ दें तो अगर इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा और इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, तो दोनों अनुपातों में अंतर जो है वो 6 का है। कितने का अंतर है, 6 का। 6 का अंतर क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले अनुपात में 6 जोड़ेंगे तब नीचे वाला अनुपात आएगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना, 6 का। अब आपको यहां पे करना क्या है, यहां पे एक अनुपात का मान निकालना है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं,
कि अगर किसी भी प्रश्न में एक अनुपात का मान आपके पास आ गया तो उस क्वेश्चन में चाहे कितने भी अनुपातों का मान ज्ञात करना पड़े, जिसका मान चाहिए उसी से गुणा कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक अनुपात का मान कैसे पता करेंगे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नीचे वाले अनुपात को घटाना है। दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने यहां क्या किया है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ये करते हैं। सबसे पहले हमें नीचे वाले अनुपात को घटाना है। नीचे वाले अनुपात को घटाओगे, जो भी उत्तर आए वो इसके गुणा में लिखना है, और तिरछा गुणा करके घटाना है, जो भी उत्तर आए वो भाग में लिखना है। 9 का 3 से गुणा करोगे तो 27, और 5 का 7 से गुणा करोगे तो 35। इन दोनों का अंतर निकालना है, और 9 और 5 का अंतर निकालना है। तो 5 और 9 का अंतर कितना होता है, 4। दोनों का इनको घटाइए, 27 और 35 में अंतर कितने का है, 8 का। सॉल्व कर दो। सबसे पहले क्या करोगे, नीचे वाले अनुपात को घटाओगे, जो उत्तर आएगा वो गुणा में लिखोगे। तिरछा गुणा करके घटाओगे, और तिरछा गुणा करके घटाने पे जो उत्तर आएगा वो भाग में लिखोगे। इसको सॉल्व कर देना, ये एक अनुपात का मान है। सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूने 6। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 3। या 6 और 4 का गुणा कर लो, 24, 24 में 8 का भाग दोगे तो 3। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब आप संख्याएं पता कर सकते हो। आपको चाहिए पहली संख्या, तो ऊपर वाले अनुपातों से गुणा कर दो। आपको चाहिए दूसरी संख्या, तो ऊपर वाले दोनों अनुपातों से गुणा कर दो बारी बारी से। ध्यान रखना, गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपातों से ही करना है। अब पहली संख्या के पास अनुपात कितने हैं, 3। एक अनुपात का मान 3 है, तो 3 अनुपातों का मान 9। दूसरी संख्या के पास अनुपात कितना है, 7। एक अनुपात का मान 3 है, तो 7 अनुपातों का मान 21। ये ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो वो संख्याएं क्या है, 9 और 21 है। आप ये अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है, एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले जो अनुपात दिया है उसको ऊपर लिखिए, और जो दूसरा अनुपात दिया है उसको नीचे लिखिए। दोनों अनुपातों के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, उसको सामने लिखिए। अब इस अंतर से हम एक अनुपात का मान निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, नीचे वाले अनुपात को घटाएंगे, जो उत्तर आए वो अंतर के गुणा में लिखेंगे, और फिर तिरछा गुणा करके घटाएंगे, जो उत्तर आएगा वो भाग में लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक अनुपात का मान आ जाएगा। अगर एक अनुपात का मान आ गया तो अनुपातों से गुणा कर देंगे, आपके पास उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है। अब सबसे पहले तो पहली लाइन को सॉल्व ही कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण है, और उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है। तो एक दूध है और एक पानी है। इनका जो अनुपात दे रखा है वो 5:2 है। कुल कितना लीटर है टोटल, तो 42 लीटर। सबसे पहले तो पता कर लो कि अगर टोटल हमारे पास 42 लीटर है, टोटल लिक्विड कितना है 42 लीटर, तो टोटल अगर 42 लीटर है, 42 लीटर है, तो इसमें दूध कितना है और पानी कितना है ये पता कर लेते हैं। तो कुल अगर इसने दे रखा है तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे। हमारे पास योग बना 7 अनुपात, और प्रश्न वाला कह रहा है कि 42 लीटर। इसका मतलब हमारे 7 अनुपातों का मान इनके 42 लीटर के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 42/7 यानी 6 लीटर। और अगर एक अनुपात का मान आ गया तो किसी से भी गुणा कर दो। अगर आपको चाहिए दूध तो दूध के अनुपात से गुणा कर दो, अगर आपको चाहिए पानी तो पानी के अनुपात से गुणा कर दो। तो हमें चाहिए दूध, तो एक अनुपात का मान 6 है, दूध के पास अनुपात है 5, 6 का 5 से गुणा करोगे तो दूध कितना आ जाएगा 30। हमें चाहिए पानी, तो पानी के पास अनुपात कितने हैं 2, एक का मान 6 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12। तो दूध 30 लीटर है और 12 लीटर पानी है। ये दूध और पानी है 42 लीटर में। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो 3 लीटर पानी और डालना है, दूध तो और नहीं डालना, सिर्फ पानी डालना है। तो 3 लीटर पानी और डालना है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ पानी में 3 लीटर पानी और ऐड करना है। तो ये लो इसमें 3 लीटर और जोड़ दो, तो दूध तो अब भी 30 का 30 ही रहेगा, पानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पानी कितना हो गया 15, क्योंकि पहले से 12 था, 3 लीटर और मिला दिया।
तो प्रश्न क्या रहा है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल दो, तो काटोगे तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आंसर 2:1, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। दोनों को कट करोगे तो 15 से कट हो रहा है, तो ये 15 दूना 30 और ये 15 एकम 15, ये आपके पास अनुपात आ गया है, उत्तर आ गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक बार जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस टाइम में तो 2011-12 के आसपास जो एग्जाम्स हुए थे, इस टाइप के इस लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का। कैसे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2a = 3b। सबसे पहले तो इस टर्म को समझिए, इसको समझो कि प्रश्न वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। प्रश्न कह रहा है 2a बराबर 3b है। 2a बराबर 3b का मतलब क्या है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि a का 2 गुणा b के 3 गुणे के बराबर है। a का 2 गुणा b के 3 गुणे के बराबर है। 2a का मतलब है a का 2 से गुणा कर रखा है, 3b का मतलब है b का 3 से गुणा कर रखा है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि a का 2 गुणा b के 3 गुणे के बराबर है। और एक बात मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है, अनुपात समानुपात में कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं या ऑनलाइन पढ़ाता हूं और पूरा चैप्टर करवाता हूं तो मैं एक लाइन बहुत अच्छे से नोट लगवा के लिखवाता हूं, और वो ये मैं और ये कहता भी हूं कि ये बहुत छोटी बात है, सामान्य बात है, लेकिन अनुपात समानुपात के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाली बात है। और वो क्या है कि जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके अनुपात हमेशा ही उल्टे होते हैं। जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका रेशियो अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या आप यहां से a और b का अनुपात निकाल सकते हो क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, संख्याएं गुणा में है तो अनुपात निकालेंगे तो उल्टी हो जाएगी, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो a और b का अनुपात कितना आ गया 3:2। अब सेकंड टर्म क्या है, दूसरी टर्म क्या दे रखी है, दूसरा पद है कि 4b बराबर 5c। तो इसके कहने का मतलब क्या है, b का 4 गुणा c के 5 गुणे के बराबर है। अगर b का 4 गुणा c के 5 गुणे के बराबर है तो क्या यहां से b अनुपात c निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना, 5:4। कितना, 5:4। सॉल्व कर दीजिए। b और c का मान आ गया आपके पास, a और b का मान आ गया। अगर हमारे पास टुकड़ों में अनुपात आ जाए तो क्या हम एकल अनुपात में व्यवस्थित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c बना लीजिए। ab के नीचे ab का मान रखिए 3:2, bc के नीचे bc का मान रखिए 5:4। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसके आगे का स्थान खाली है 2 भर दो, 5 के पास का स्थान खाली है 5 भर दो, गुणा कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ये लो a b और c का जो अनुपात आ गया वो 15:10:8 आ गया। लेकिन प्रश्न वाले ने क्या पूछा है, a और c के बीच में अनुपात पूछा है। तो अगर a और c के बीच में अनुपात पूछा है तो यहां से आप क्या करोगे, a और c के बीच का अनुपात निकाल दोगे। तो हमें चाहिए a अनुपात c। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू कितनी है 8। तो a और c के बीच में अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 15:8 आएगा। ऑप्शन नंबर 4, 15:8। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे तो आंसर आएगा 15:8। कर सकते हो ना सभी। चलो, जिनने क्लास अभी लाइक नहीं की है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/3 का मान क्या होगा। a + b + c/3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। a + b + c/3 की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन इसकी वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ जाए। हमारे पास अगर a, b और c का मान आ जाए तो हम a, b, c का मान यहाँ रखेंगे और उसको 3 से भाग दे देंगे। अब a, b और c का मान कैसे आएगा देखिए, तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7।
यहां पे एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब संख्याएं गुणा में होती हैं और बराबर से जुड़ी होती हैं, बराबर का निशान होता है बीच में, इक्वल का सिंबल होता है, संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। ये उसका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है उसका। जब संख्याएं गुणा में होती हैं तब अनुपात उल्टे होते हैं, और अगर संख्याएं भाग में लिखी हो और वो बराबर से जुड़े हों, बराबर का निशान हो बीच में, तो संख्याएं अगर भाग में होती हैं तो उनका मान भी वही होता है जो उनके भाग में लिखा हुआ है। जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो अनुपात उल्टे होते हैं, और अगर संख्याएं भाग में होती हैं तो अनुपात वही संख्याएं होगी जो इनके भाग में होगी। तो यहां से a का मान कितना आएगा 3, यहां से b का मान कितना आएगा 4, यहां से c का मान कितना आएगा 7। तो यहीं से a, b और c के मान निकाल लीजिए और अब कैलकुलेशन कर दीजिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3, मान रख दो। a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, बटा 3। सबको जोड़ दो, 14 बटा 3। 14 में 3 का भाग दोगे तो आंसर ये 3 नहीं है, इसकी जगह c कर दो, ये c है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है पेपर में, ये c था, ये c लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे c यूज करना है, 3 नहीं लिखना है, c, क्योंकि फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये c है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। तो 14/7, और 14 को 7 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। ये तो है इसकी डायरेक्ट अप्रोच। अगर इसको सॉल्व करना चाहो, कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर हमें तो बताओ, अगर ये याद नहीं रहा कि संख्याएं भाग में हैं तो वही संख्याएं उनका मान है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सॉल्व भी कर सकते हो आप। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी 2 टर्म उठाइए और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इन दोनों को उठाइए और तिरछा गुणा कर लो। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का a से गुणा होगा तो 4a, 3 का b से गुणा होगा तो 3b। अब वापस वही टर्म बन गई है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। क्या, जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो अनुपात उल्टे होते हैं। तो यहां से a/b कितना आ जाएगा 3/4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनका अगर तिरछा गुणा करोगे आप, तो इनका तिरछा गुणा क्या आता है, देखिए इनका तिरछा गुणा करोगे तो 7 का b से गुणा करोगे 7b बराबर 4 का c से गुणा करोगे 4c। तो यहां से b/c कितना आ जाएगा 4/7। ये लो ab और bc का अलग अलग मान आ गया है। क्या आप इनको एकल अनुपात में व्यवस्थित कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे? हमें चाहिए a/b/c। ab के नीचे ab का मान रखिए 3/4 और bc के नीचे bc का मान रखिए 4/7। यहाँ 4 भर दो, यहाँ 4 भर दो, गुणा कर दो। 4×3=12, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, 4×3=12, 4×4=16 और 7×4=28। 4 से वापस कट कर दो इनको, तो 4×3=12, 4×4=16 और 7×4=28। तो अनुपात कितना आ गया 3/4/7। यानी a का मान 3, b का 4, c का 7। a b c का मान आ गया, यहाँ मान रखिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो आप अगर कैलकुलेशन भी करना चाहो तो इस टाइप से कैलकुलेट भी कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट अप्रोच याद रहती है तो जब संख्याएं भाग में होती हैं तो उनकी वैल्यू भी, उनका मान भी वही होगा जो इनके भाग में संख्याएं लिखी हुई है। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कॉइन रिलेटेड है, सिक्कों की संख्या से संबंधित है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। हर क्लास में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। तो प्रश्न देखिए, 2 अप्रोच बताई है मैंने, दोनों में से कोई सी भी अप्रोच अप्लाई कर लो। इसमें 2 तरीके बताए थे, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हो। प्रश्न ने क्या कहा, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली है, इसमें सिक्के कौन कौन से हैं? एक तो 25 पैसे का है, एक 10 पैसे का है और एक 5 पैसे का है। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं, 3 टाइप के कॉइन हैं। अब इनकी संख्या का जो अनुपात बता रखा है वो कितना बता रखा है? तो सिक्कों की संख्या का अनुपात बता रखा है 1:2:3।
और प्रश्न में क्या दे रखा है, इनका कुल मूल्य दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 25 पैसे का अगर एक सिक्का हो तो कितने पैसे बनेंगे, 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के हों तो 20 पैसे, और 5 पैसे के 3 सिक्के हों तो 15 पैसे। अब ये पैसे हैं तो इनसे पहले मैं पॉइंट लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे रहे कि ये पैसे हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये पैसों में आया है मान, वैल्यू रुपए से कम है तो ये 25 पैसे है तो 0.25 कह देता हूँ, है ना। ये 20 पैसे हैं तो 0.20 कह देता हूँ, और ये 15 पैसे हैं तो 0.15 कह देते हैं, क्योंकि ये पैसे हैं, रुपए नहीं है। अब प्रश्न ने कुल योग दे रखा है, कुल योग कितना दे रखा है, तो प्रश्न ने योग दे रखा है टोटल 30 रुपए। कितना दे रखा है, 30 रुपए। अगर प्रश्न वाले ने योग दिया है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। हमारे पास इन तीनों का योग कितना बन रहा है, 25 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे जोड़ दो, 60 पैसे। हमारे पास इनका योग कितना बन रहा है, 60 पैसे। और प्रश्न वाला कितना कह रहा है, 30 रुपए। इसका मतलब हमारे 0.60 का मान इनके 30 के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 30/0.60। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा। अब 30 दूना 60, और 100 में 2 का भाग दोगे तो 50। एक अनुपात का मान आ गया 50। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया 50, आप किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए 25 सिक्के चाहिए 25 पैसे के, तो इसके पास अनुपात कितने थे, एक अनुपात का मान 50 है तो कितने सिक्के होंगे, 50 सिक्के। तो यहाँ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 सिक्के। अगर आपको चाहिए 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या के पास अनुपात कितने हैं, 2। एक अनुपात का मान 50 है तो 2 अनुपातों का मान 100 सिक्के। और अगर आपको चाहिए 5 पैसे के सिक्के, तो इसकी संख्या के पास अनुपात कितने हैं, 3। एक अनुपात का मान 50 है तो 3 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 150। तो ये 5 पैसे के सिक्के आ गए हैं। अब प्रश्न वाले ने क्या पूछा था, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150। 5 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, 150 सिक्के होंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, दूसरा मेथड देखिए। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है, सेकंड मेथड की अगर बात करें तो यहाँ सेकंड मेथड देखिए, कौन सा मेथड बताया था। मैंने कहा था कि सबसे पहले सिक्कों की संख्या को ही अनुपात मान के चलते हैं। हमारे पास 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इन तीनों के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है, उन अनुपातों को ही सिक्कों की संख्या मान लीजिए। अनुपात दे रखा है 1:2:3, तो मान लेते हैं इनके सिक्के 1x, 2x और 3x हैं। अब हमने 1x, 2x और 3x ही क्यों माना, क्योंकि प्रश्न वाले ने अनुपात 1:2:3 दिया है, तो जो अनुपात है उसी को सिक्कों की संख्या ही मानेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर इनका मूल्य बना के जोड़ें तो कुल योग कितना बनना चाहिए, 30 रुपए। तो इनका मूल्य बना के जोड़ दो। मूल्य कैसे बनाते हैं, कल की क्लास में बताया था। 1x, ये किसके सिक्के हैं, 25 पैसे के। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने बनते हैं, 4। तो 4 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। प्लस 2x, ये किसके सिक्के हैं, तो ये हैं 10 पैसे के। और 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, तो 10 सिक्के बनते हैं, तो बटा 10। 3x, तो ये 3x किसके सिक्के हैं, तो ये है 5 पैसे के। और 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो टोटल 20 सिक्के बनते हैं। 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 20 सिक्के। और अगर इन तीनों का योग करें तो टोटल अमाउंट कितना बनना चाहिए, 30 रुपए। तो इनके बराबर में 30 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 4, 10 और 20 का एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 20। 20 में 4 का भाग दो, 5, 5 का 1 से गुणा करो, 5x। 20 में 10 का भाग दो, 2, 2 का 2 से गुणा करो, 4x। 20 में 20 का भाग दीजिए, 1, 1 का 3 से गुणा करो, 3x बराबर 30। सॉल्व कर दो, सबको सॉल्व कर दो, इनको टोटल कर दो, 5 और 4 9 और 3 12। तो ये बन गया 12x। ये भाग में जो 20 है इसको बराबर से दूसरी तरफ भेज दो। यहाँ पहले से 30 बैठा था, ये भाग वाली संख्या इधर जाएगी तो गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणा 20 बटा 12। सॉल्व कर दो, 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 5 चौके 20। 3 से काट दो, 10 तिया 30। 10 का 5 से गुणा करोगे तो x का मान आ गया 50।
जैसे ही x का मान आ गया 50, जैसे ही x का मान आ गया 50 तो यहां वैल्यू पुट कर दो। एक x का मान हमारे पास 50 है तो 50 एकम 50, 2x, 2 गुणा x का मान 50 है तो 50 दूनी 100, 3x तो 3 गुणा 50 यानी 150। ये अलग अलग टाइप के सिक्के हैं, अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। चाहे आपको 1 रुपए के सिक्के, सॉरी 50 पैसे के सिक्के चाहिए, सॉरी 5 पैसे के सिक्के चाहिए, चाहे 10 पैसे के, चाहे 25 पैसे के, इनमें से जिस भी सिक्कों की आवश्यकता है उसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैंने 2 अप्रोच बताई थी, आप दोनों में से कोई सी भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, चलो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, पीछे के कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि x अनुपात y 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का मान क्या होगा। x और y की वैल्यू दे रखी है 3 और 4, तो जहां जहां x और y लिखा है वहां वहां इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दो। हमें चाहिए 7x + 3y अनुपात 7x - 3y का मान। 7x, x की जगह मान कितना रखना है 3, तो 7 का 3 से गुणा कर दो, प्लस 3y, y की जगह मान क्या रखना है 4। अनुपात निकालना है 7x का मान 3 - 3y का मान 4। सॉल्व कर दीजिए, 7 का 3 से गुणा करोगे तो 21, प्लस 4 का 3 से गुणा करोगे तो 12। अनुपात निकालना है 7 का 3 से गुणा करोगे 21 - 12, 21 और 12 को जोड़ दीजिए तो 33। अनुपात 21 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा 9। अब दोनों का अनुपात निकाल दो, 3 से काट दो, 11 × 33 और 3 × 9। आंसर कितना आ गया 11:3। तो अनुपात कितना आएगा 11:3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। नेक्स्ट और देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम अप्रोच है, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर पता करेंगे और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। देखते हैं आपने अब तक कितना सीखा, क्या कुछ सीखा, आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स के PYQ लेके आऊँगा आपके लिए। तो जैसे जैसे क्लास आती रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। और मैंने जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया था, बहुत सारे कमेंट आए, अगर आपको लाइव सेशन चाहिए कंप्लीट सिलेबस का तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आऊँगा कंप्लीट सिलेबस का। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्लास अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।